वंस अगेन टी पॉइंट एकेडमी। आज आपकी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम? आपके माइंड में क्या आता है? यूएसए, कोई यूरोपियन कंट्री, चाइना, इंडिया? चलिए आपके डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। देखिए ये वीडियो इसलिए जरूरी है ताकि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है ये भी पता होना जरूरी है कि हम किस लेवल पे हैं। और द आंसर इज रिवील्ड, इट इज नो वन एल्स। Who is that? It is Singapore. Okay. So this country is Singapore, in which the best education system is there. How it is Singapore? और क्या ऐसा हम सीख सकते हैं सिंगापुर से? सिंगापुर की हिस्ट्री के बारे में अगर आप बात करें तो एक सिटी कंट्री है, इट इज अ सिटी स्टेट, बहुत छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है, पर हमेशा कुछ ना कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं। तो सिंगापुर के थोड़े सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1965 में ये देश आजाद होता है। सिंगापुर के आजादी की कहानी आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, वो अलग मैटर है। इसके पास कोई बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर स्टेट है नहीं, ये रखिएगा। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज एक पीसा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 15 ईयर तक के बच्चों का मैथ, साइंस और वर्बल एबिलिटी पे टेस्ट करती है। और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग 2023 में सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे आता है। वहीं 2009 में ये इंडिया में इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करता था, जिसमें इंडिया का रैंक 72 आउट ऑफ 73 आया था। और उसके बाद से इंडिया ने इस टेस्ट से क्विट आउट कर लिया। अब देखिए इंडिया ने अभी तक पीसा में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मेन खास बात क्या है कि सिंगापुर अपने बजट का 20% एजुकेशन पे खर्च करता है। अगर किसी कंट्री के एनुअल बजट का 20% एजुकेशन पे है, आप समझ सकते हैं वहां के टीचर कितने वेल ट्रेंड होंगे, वेल पेड होंगे। बच्चों से लेके हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे खासे पैसे खर्च किए जाते हैं एजुकेशन देने के लिए। ट्यूशन कल्चर सिंगापुर में इतना ज्यादा है कि 97% स्टूडेंट ट्यूशंस लेते हैं, मतलब बिलियन डॉलर्स खर्च किए जाते हैं ट्यूशंस पे। बच्चों की एजुकेशन पे, मार्क्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है। कंपलसरी एजुकेशन है कि एजुकेशन लेनी ही लेनी है। और एजुकेशन किस पे बेस्ड है? क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड है, रॉट लर्निंग नहीं है। वहीं इंडिया में हम 6 से 7%, 4 से 5% यही अपने जीडीपी का हम टोटल एनुअल बजट का एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो एक ध्यान से देखा जाए तो एजुकेशन पे जो पैसा स्पेंड किया जा रहा है उसी का आउटपुट ये फर्स्ट रैंक लेके आता है। ध्यान से देखें तो देखिए सिंगापुर में क्या होता है कि फ्रॉम प्राइमरी लेवल बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए मॉडल मेथड का यूज किया जाता है। मॉडल मेथड का यूज का मतलब क्या है कि बच्चों को जो ये सब्सट्रैक्शन वगैरह होता है इसको मेंटली करना सिखाया जाता है। ठीक है, कि कैसे वो मेंटली करके क्रिटिकल थिंकिंग करके क्वेश्चन को एनालाइज करे। क्लास थर्ड ग्रेड के लेवल के बच्चों को भी वर्ड प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स लेवल की सिखाई जाती है, ताकि बच्चा मेंटली उस चीज को विजुअलाइज करे और फिर उसको सॉल्व करे। ठीक है, कोई रटाफिकेशन नहीं है वहां पे, थोड़ा सा ये दिक्कत है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो रोट लर्निंग नहीं है। फिर स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात आती है। सवाल ये आता है कि एक स्टूडेंट एक टीचर पे कितने स्टूडेंट हैं? इंडिया में अगर आप प्राइमरी लेवल पे भी बात करें तो हमारे यहाँ 1:40 का 1:30 आता है। प्राइमरी लेवल पे छोटे बच्चों पे भी क्या होता है, एक मिनिमम, मतलब एक अच्छा बहुत स्कूल है तो एक टीचर पे 30 बच्चे होते हैं। थोड़ा सा आपने कम पैसे वाला स्कूल पकड़ा, एक टीचर पे 40 बच्चे होते हैं। और अलग अलग लेवल पे 60-60 भी जाते हैं। सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिंगापुर में प्राइमरी पे ये 1:20 है कि 18 से 20 बच्चे आते हैं एक टीचर पे, तो टीचर ज्यादा अटेंशन पे कर सकता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी में 130 और हायर सेकेंडरी में 150। और हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी की लिमिट ही नहीं होती। ठीक है, तो इसके रीजन से टीचर्स पे प्रेशर इंडिया में ज्यादा है, पेमेंट कम है, उतने स्किल्ड हो नहीं पाते, और ये सारी इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में सब बढ़िया ही बढ़िया है, कुछ समस्याएं भी हैं। क्या समस्याएं हैं, आप ध्यान से समझिए। वहां पे क्या होता है, 1 to 6 लेवल तक प्राइमरी होती है। 1 to 6 स्टैंडर्ड तक प्राइमरी होती है। 6 स्टैंडर्ड के बाद एक एग्जाम होता है पीएसएलई। इसमें एग्जाम देने के बाद बच्चों को स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया जाता था, जिसमें एक्सप्रेस बैच होता था, एकेडमिक्स और टेक्निकल साउंड्स। एक्सप्रेस बैच में जो बच्चे बहुत ही ज्यादा एकेडमिकली मस्त होते थे उनको रखा जाता है। फिर जो एकेडमिक में थोड़ा लोअर है उसके नीचे टेक्निकल। अब जो एक्सप्रेस वाले हैं उनको तो मैथ, साइंस, इंजीनियर, डॉक्टर, उनको जो बनाना है बनाएंगे।
जो एकेडमिक और टेक्निकल वाले होते हैं उनको वोकेशनल स्किल सिखाई जाती है। और वोकेशनल स्किल्स में जैसे कारपेंटिंग से लेके पेंटिंग से लेके किसी भी तरह के छोटे मोटे काम, ताकि वो फ्यूचर में जाके उस तरह का काम कर सके। भले ही बच्चा एकेडमिक कुछ अच्छा ना हो लेकिन कोई ना कोई जॉब जरूर कर सके। लेकिन उसका गलत असर क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेस वाले बच्चे थे उन्होंने इन एकेडमिक्स वाले और टेक्निकल वाले बच्चों को गलत नजर से, मतलब छोटी नजर से देखना स्टार्ट किया। और बचपन में ही एक छोटे 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड के बच्चे में ही इतना मेंटल प्रेशर आ जाता था कि सोसाइटी में उसको सेपरेशन की तरह देखा जाता था। उससे वो एक्सप्रेस वाले बच्चे बात नहीं करना चाहते थे, पेरेंट्स में आपस में कंपटीशन आता था। इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने फिलहाल अभी ये सिस्टम हटाने की बात की है। और इस सिस्टम को हटा के वो क्या लाएंगे, इस सिस्टम को हटा के वो सिस्टम बैंड्स लाएंगे। सिस्टम बैंड्स में अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे की मैथ्स अच्छी है, तो मैथ्स में भी 3 लेवल लाएंगे, एक सुपर लेवल का जिसको सेकंड लेवल का लेना है, उसको थर्ड लेवल का। ऐसे साइंस में है तो जिस सब्जेक्ट में अच्छा है उस सब्जेक्ट में उसको लेवल दे देंगे। और उस लेवल में एक ही क्लास में बच के बैठ के पढ़ सकेंगे, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये बात वहां पे की गई है। ठीक है। उसके अलावा और क्या खास बात है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो वहां पे इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बेस्ड लर्निंग होती है। मतलब इंडस्ट्रीज वाले स्कूल में आते हैं और सिखाते हैं कि करंट टाइम में इंडस्ट्रीज की क्या रिक्वायरमेंट है हायर स्कूलों में, ताकि बच्चा 10th और 12th निकलने के बाद उसने जो पढ़ाई की है वो उससे रिलेवेंट हो। ऐसा ना हो कि उसने जो पढ़ा है और उसकी जॉब से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम एसएससी की और बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं हमारे यहाँ, पढ़ते जाते हैं, रियलिटी में उसका कुछ भी काम से लेना देना नहीं होता, काम के लिए फिर से अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो सारा सिस्टम यहाँ पे उतना इश्यूज नहीं होता है। ठीक है। सब्जेक्ट बेस्ड बैंडिंग कर दी गई है कि हर एक सब्जेक्ट में ये लेवल है, आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे पढ़ सकते हैं। इंडिया की बात करें तो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है जिसमें वोकेशनल स्किल और इंटर्नशिप की बात की गई है। ध्यान से देखा जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया गया तो अगले 5 से 10 सालों में हमने जो पढ़ा है और जो हमारी आने वाली जनरेशन पढ़ने वाली है, दोनों की पढ़ाई में, पढ़ने के तरीके में बहुत अंतर होगा। सिंगापुर में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि स्किल अपग्रेड पे बहुत काम किया जाता है, जिससे आज नहीं, आने वाले फ्यूचर में भी बच्चे किस तरह की जॉब आ सकती है, किस तरह का माहौल होगा, उसके लिए रेडी रहें। इंडिया में स्टिल हम लैग करते हैं अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। देखिए फ्यूचर में आने वाली जॉब के नाम भी हमें नहीं पता। आज जितने तरह के लोग जॉब करते हैं, इन तरह की जॉब या पोस्ट की बात भी नहीं होती थी। तो ऐसे कई सारे जॉब क्रिएशन होंगे जो आज एग्जिस्ट नहीं करते। आज वो पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। उसके लिए बच्चों को रेडी करने के लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे इंडिया को बहुत ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग ऑलरेडी मेंटेन की गई है। तो अब सवाल ये है कि अगले क्या 5 सालों में हम फिर इंडिया पीसा टेस्ट ऑर्गेनाइज में पार्टिसिपेट करेगी, इंडिया की रैंक क्या होगी, 73 आउट ऑफ 72 होगी, या वी विल इम्प्रूव इट। क्या हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी ज्यादा चेंजेस ला सकती है, इन सभी चीजों के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार नहीं करना है, आने वाले समय का इंतजार करना है। ठीक है। और फॉर सच अपडेट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अवेयरनेस मिलेगी कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, क्या नई चीजें आ रही हैं। फॉर टुडे दैट्स एनफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन। हैव अ गुड डे।